आप जानते हैं कि हम सभी को हमारे बर्थ ईयर के हिसाब से अलग अलग जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है। आजकल हम एक वर्ड बहुत सुन रहे हैं, जेन ज़ी, जेन अल्फा। क्या आप जानते हैं कि आखिर ये नाम कैसे पड़े और इनके पीछे की क्या कहानी है? कैसे एक जनरेशन जो है वो दूसरी जनरेशन से अलग होती है? जैसे कि जो हमारे दादा दादी जिस जनरेशन से हैं वो जमाना बिल्कुल अलग था। एक टाइम था जब घर में बिजली होना एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसके बाद बिजली आई, रेडियो आया, टेलीविजन आया, इंटरनेट आया, कंप्यूटर आया और आज की जो जनरेशन है वो एआई की बातें करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव भारद्वाज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम अलग अलग जनरेशन्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि उस जनरेशन के नाम के पीछे की क्या कहानी है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप आखिर तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं इस शानदार सफर की। आज हम सभी एज ग्रुप्स को अलग अलग जनरेशन से जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं ये नाम किसी भी नाम रखने वाली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसी साइंटिफिक तरीके से नहीं रखे गए। ये नाम अलग अलग राइटर्स, मैगजीन्स, डेमोग्राफर्स, रिसर्चर्स और मीडिया के द्वारा लोगों में पॉपुलर किए गए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लोगों को बर्थ ईयर के हिसाब से जनरेशन्स में बांटने का कंसेप्ट हमेशा से नहीं था। इसकी शुरुआत कार्ल मैनहेम ने की, जो कि एक हंगरियन बोर्न सोशियोलॉजिस्ट, समाजशास्त्री थे। उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध जनरेशन रिलेटेड ऐसे लिखा था जिसका बाद में इंग्लिश में भी अनुवाद किया गया, जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ जनरेशंस। मैनहेम के अनुसार सिर्फ एक ही साल या एक ही समय में पैदा होना किसी ग्रुप को ऑटोमेटिकली जनरेशन नहीं बना देता। मैनहेम का एक बड़ा आइडिया था कि जनरेशन बायोलॉजिकल एज से ज्यादा सोशल और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से बनती है। मान लीजिए दो बच्चे सेम ईयर में पैदा होते हैं, एक अमेरिका में और एक इंडिया में। दोनों का बर्थ ईयर तो सेम है, लेकिन उनके एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन, कल्चर, अपॉर्चुनिटीज, प्रॉब्लम्स, वैल्यूज बहुत अलग अलग हो सकती हैं। लोगों को जनरेशन में डिवाइड करने की शुरुआत अमेरिका, यूरोप से हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं साइलेंट जनरेशन की। 1928 से लेके 1945 इस ईयर में पैदा हुए लोगों को साइलेंट जनरेशन का नाम दिया गया, क्योंकि इस जनरेशन के लोगों ने शुरुआत में ही बहुत बड़ी आर्थिक मंदी देखी। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर और न्यूक्लियर वॉर थ्रेट जैसी घटनाएं एक्सपीरियंस की, जिसकी वजह से इस जनरेशन के लोग बहुत ही डिसिप्लिन, समाज के नियमों के अनुसार चलने वाले थे। इस जनरेशन के लोग प्रोटेस्ट और अथॉरिटीज के खिलाफ जाना सही नहीं समझते थे, इसलिए इस जनरेशन को साइलेंट जनरेशन कहा गया। अब बात आती है कि इनके नाम के पीछे की क्या कहानी है। 1951 में टाइम मैगजीन ने एक आर्टिकल प्रकाशित किया जिसका टाइटल था द यंगर जनरेशन। इस आर्टिकल में उस समय के यंग पीपल्स को साइलेंट जनरेशन कहा गया। टाइम मैगजीन ने इसे पॉपुलराइज किया। तो हम कह सकते हैं कि साइलेंट जनरेशन के नाम के पीछे टाइम मैगजीन का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी जनरेशन है बेबी बूमर्स। 1946 से 1964 इस नेम से आप समझ सकते हैं कि इस जनरेशन को बेबी बूमर्स क्यों कहा जाता है। यह नाम सीधा बर्थ स्टैटिस्टिक्स से आया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में वर्ल्ड वॉर II के बाद बर्थ रेट काफी बढ़ गया था। 1960s आते आते ये बूम बिल्कुल कम हो गया। इसी रेंज के बाद इस जनरेशन को बेबी बूमर्स के नाम से जाना गया। बेबी बूमर्स नाम कैसे पड़ा? बेबी बूम फ्रेज पहले से ही इस्तेमाल होता था और पोस्ट वॉर बर्थ इंक्रीज के लिए न्यूज़पेपर्स और डेमोग्राफर्स इसे इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से ये नाम बेबी बूमर्स के नाम से मशहूर हो गया। हमारी अगली जनरेशन की बात करते हैं, जनरेशन एक्स। 1965 से लेके 1980 के बीच में पैदा हुए लोगों को जनरेशन एक्स का नाम दिया गया। इस जनरेशन के बच्चों ने अपने दोनों पेरेंट्स को काम पर जाते हुए देखा। ये बच्चे जब स्कूल से घर आते थे तो खुद ही सब कुछ मैनेज करते थे। इस जनरेशन को लैचकी जनरेशन भी कहा जाता है, यानी
घर की चाबी अपने पास रखो और खुद संभालो। इसी वजह से इस जनरेशन के बच्चों को छोटी उम्र से ही इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल बना दिया। इस नाम के पीछे की कहानी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। जनरेशन एक्स फ्रेज 1950s में फोटोग्राफर रॉबर्ट कापा ने एक फोटो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया था। बाद में अलग अलग राइटर्स ने भी इस फ्रेज का इस्तेमाल किया। फिर एक कैनेडियन राइटर डोगलस कोपलैंड ने 1991 में बुक लिखी जनरेशन एक्स टेल्स फॉर एन एक्सेलरेटेड कल्चर। इस बुक ने नाम को बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया, इसलिए डोगलस कोपलैंड को अक्सर जेन एक्स के नाम को पॉपुलराइज करने का सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति माना जाता है। हमारी अगली जनरेशन का नाम है जेन वाई या मिलेनियल्स। 1981 से 1996 के बीच में पैदा हुए लोगों को इस जनरेशन का नाम मिला। इस जनरेशन ने रेडियो से कंप्यूटर, कैसेट से सीडी और चिट्ठी से मेल तक का सफर देखा है। इस जनरेशन के लोगों ने अपने आप को हर चैलेंज के साथ अपडेट किया। अब जानते हैं कि आखिर जनरेशन वाई या जनरेशन मिलेनियल नाम कैसे पड़ा। इस नाम को विलियम स्ट्रॉस और नेल होव से जोड़ा जाता है। उन्होंने जनरेशन के लिए मिलेनियन टर्म डेवलप किया और 1991 की बुक जनरेशंस में इसे इस्तेमाल किया। बाद में 2000 में उनकी बुक मिलेनियल राइजिंग ने इसे बहुत पॉपुलर बनाया। तो अब बात करते हैं उस जनरेशन की जिसकी चर्चा आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, जेन जी, जनरेशन जी। 1997 से लेके 2012 के बीच में पैदा हुए बच्चों को इस जनरेशन का नाम दिया गया। इस जनरेशन ने दुनिया को कभी भी इंटरनेट के बिना नहीं देखा, इसलिए इसे पहली इंटरनेट जनरेशन भी कहा जा सकता है। इस जनरेशन ने कोविड-19, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जैसी प्रॉब्लम्स को फेस किया। तो अब जानते हैं कि आखिर जनरेशन जी का नाम कैसे पड़ा। शुरुआत में इन्हें कुछ और नाम भी मिले, जैसे कि आई जेन, होमलैंड जनरेशन, पोस्ट मिलेनियल्स, डिजिटल नेटिव्स। बट जेन जी वर्ड बहुत कैची था और सोशल मीडिया में पॉपुलर हो गया और आज इस जनरेशन को हम जेन जी कहते हैं। अब बारी आती है हमारी अगली जनरेशन की, जनरेशन अल्फा। 2013 से लेके 2024 के बीच में पैदा हुए लोगों को इस जनरेशन का नाम मिला, जनरेशन अल्फा। इस जनरेशन को जनरेशन अल्फा का नाम देने के पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी लास्ट जनरेशन थी जनरेशन जी। इसमें इंग्लिश के सभी अल्फाबेट्स यूज हो गए थे। इंग्लिश का जो आखिरी अल्फाबेट है वो जी है। इसके लिए ऑस्ट्रेलियन सोशल रिसर्चर और डेमोग्राफर मार्क मैकक्रिनले ने इस जनरेशन को जनरेशन अल्फा का नाम दिया। 2008 में सर्वे किया था कि जनरेशन जी के बाद आने वाली जनरेशन का क्या नाम होना चाहिए। बहुत सारे सजेशंस आए। जनरेशन ए सबसे ज्यादा मेंशन था, लेकिन मैकक्रिनले ने जनरेशन अल्फा चुना क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट पर वापस जाने के बजाय उन्होंने ग्रीक अल्फाबेट को शुरू किया, जो कि हैं अल्फा, बेटा और गामा। और उनका लॉजिक था कि जनरेशन जी के बाद फिर ए वापस लाया जाना सही नहीं होगा। अल्फा एक नई शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी के बाद अब एक आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। जिन जेन जी, मिलेनियल्स और जेन एक्स लेबल्स की हम इतनी बात करते हैं, अमेरिका बेस्ड एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है प्यू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने 2023 में कहा कि वो आगे से इन लेबल्स का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करेगा, क्योंकि जनरेशन कोई साइंटिफिकली फिक्स्ड कैटेगरी नहीं है। उनका मानना था कि 1996 और 1997 के बीच पैदा हुए दो लोगों की ज़िंदगी में कोई जादुई बाउंड्री नहीं आती है। एक दिन आप मिलेनियल थे और अगले दिन पैदा हुआ बच्चा जेन जी कैसे हो सकता है? ऐसा वास्तव में नहीं होता है। असल ज़िंदगी में जो बदलाव आते हैं बहुत धीरे धीरे आते हैं, और एक जनरेशन के अंदर भी करोड़ों लोग अलग अलग कल्चर, इनकम, एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस के साथ बड़े होते हैं। इसलिए प्यू अब सिर्फ ये नहीं पूछना चाहता कि वो व्यक्ति जेन जी है या मिलेनियल, बल्कि यह पूछना चाहता है कि यह व्यक्ति कितनी उम्र का है, किस समय में जी रहा है और किन हिस्टोरिकल परिस्थितियों ने इसकी ज़िंदगी को प्रभावित किया है। तो दोस्तों, आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ और ये पूछना भी चाहता हूँ कि क्या सच में हम एक जनरेशन हैं या बस अलग अलग एक्सपीरियंस वाले लोग हैं?
क्योंकि जनरेशन में लोगों को बांटना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये आपकी एज, एक्सपीरियंस, कंट्री और जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स आपने देखे हैं उस पर निर्भर हो सकता है। जैसे अमेरिका का जेनजी और इंडिया का जेनजी एक नहीं हो सकता। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक लाते रहें। नमस्कार।